आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 100 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से 50 क्वेश्चन को यानी कि 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद जितना सारा क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाला है तो आप इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखते चलेंगे, उसको याद करते चलेंगे और उसके साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड नॉलेज है हम लोग उसको भी डिस्कस करते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि पूरे साइंस के सिलेबस का रिवीजन एक तरीके से आपका हो जाएगा। ये चैनल स्पेशली मैंने 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। अगर आप पहली बार सिंप्लीफाइड पर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी आपके क्लास के लिए वीडियोस आएंगे उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपके साइंस के एग्जाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो होंगे ना वो MCQ वाले होंगे और इसमें से सिर्फ 40 क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। जो आपको इजी लगेगा उसको आप सॉल्व करते चलिएगा और जितना क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं ना उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी होगा और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसी को उलट कर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और सभी का करेक्ट आंसर जो है उसको याद करते चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स कहाँ पे होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फ्लावर्स में, जिसको हम लोग हिंदी में पुष्प बोलते हैं, यहीं पर जनन अंग पाए जाते हैं। इसी में आपके मेल गैमेट भी होते हैं और फीमेल गैमेट भी होते हैं, जो कि नए पौधों के जन्म में मदद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। इसमें पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ पर होती है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। तो ये होता है हरे पौधों में। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स या हरे पौधों में को टिक करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थों का उपयोग होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल का जो उपयोग होता है ना, जल ही टूटकर ऑक्सीजन भी बनाते हैं और जल के टूटने से ही ग्लूकोज भी बनता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हम लोग को पूछा गया था कि ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग वाटर को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसका काम क्या होता है वो भी जान लीजिए। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं ना उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको मारने के लिए जठर ग्रंथियां जो होती है ना उससे जठर रस निकलता है और वो उन सारे ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव को मार देती है। जठर रस को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसको भी आप याद रखिएगा, अगर हिंदी याद नहीं रहता है तो आपको इंग्लिश वाला याद रखना है। पांचवें क्वेश्चन में पूछा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस होता है, आपको याद कर लेना है। कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है आपको ये भी याद रखना है। हमारे कोशिका द्रव में एंजाइम्स की मदद से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि उसका अपघटन होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है ना उसी प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि श्वसन दो तरह का होता है, एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं और एनएरोबिक बोलते हैं। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि इथाइल अल्कोहल को ना अवायवीय श्वसन से बनाया जा सकता है। तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर बी को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी कि सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना सबसे छोटा होता है। इसका आकार जो है ना एक मटर के दाने इतना ही होता है। इसका काम क्या होता है वो भी आप याद कर लीजिए। हमारे शरीर को जब भी किसी भी चीज़ का जरूरत पड़ता है तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक सिग्नल भेजने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। तो आपको क्वेश्चन उल्टा करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ये सब चीज़ भी याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। आप लोग पढ़े होंगे कि पौधों में जब जरूरत से ज़्यादा जल हो जाता है ना
तो पौधे उसको अपने बॉडी से, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है कैसे होता है आप समझ लीजिए इसको। ये प्रक्रिया मेनली होता है पौधों में जो पत्ते होते हैं ना उसके द्वारा। पौधों के पत्ते में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर पानी भाप बनकर बाहर निकल जाते हैं और वायुमंडल में समा जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि घेंघा रोग पनपता है, किस कारण से पनपता है। घेंघा रोग को इंग्लिश में हम लोग गोइटर बोलते हैं और इसके पनपने का कारण है आयोडीन की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण ही घेंघा रोग होता है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है, उसका नाम क्या है। उसका नाम होता है प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब 11 नंबर में देखिए बोला है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला जो मशीन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, स्फिग्मोमैनोमीटर इसका नाम है। थोड़ा लंबा नाम है, आप इसको याद रखिएगा। इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो आपको आंसर करना पड़ेगा कि हम लोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को उल्टा करके यहाँ पे 12 नंबर में पूछ दिया है। यहाँ पर बोला है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, किस में होता है वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन किस में होता है। तो ये होता है पौधों में। पौधों में जब जरूरत से ज़्यादा जल हो जाते हैं ना तो उसको पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन के द्वारा अपने बॉडी से, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। 13 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि तिलचट्टे में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा। 14 नंबर में बोला है कि रक्त क्या है। रक्त के बारे में जहाँ पर आप पढ़े होंगे किताब में वहीं पर देखिएगा, इसके बारे में लिखा है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो हम लोग यहाँ पर उत्तक को टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और उत्तक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 15 नंबर में पूछा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी कि किस पिगमेंट के कारण होता है। तो यहाँ पर इस पिगमेंट का नाम होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण ही यूरिन का कलर पीला होता है। दोनों का नाम मैच कर रहा है ना, यूरिन, यूरोक्रोम, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अब 16 नंबर को देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा जंतु जिसमें कि मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन दोनों पाया जाता है। तो ऐसा जंतु सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि है केचुआ। इसके अलावा अगर अब बाकी जंतुओं को देखें ना तो हाथी का मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। उसी तरीके से गाय का भी मेल और फीमेल अलग अलग होता है और कुत्ता का भी मेल और फीमेल अलग होता है, लेकिन केचुआ का एक ही बॉडी में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। हमारे रक्त में यूरिया मिल जाता है, कहाँ से मिलता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा यकृत से, यानी कि लीवर से। लीवर क्या करता है, हमारे ब्लड में यूरिया को छोड़ देता है और उसके बाद यूरिया ब्लड में घुलकर किडनी के पास चले जाता है और किडनी क्या करता है, उस यूरिया को निकाल कर यूरिन में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है लिक्विड वेस्ट बनकर। तो बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में बोला है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी कि बायोमैग्निफिकेशन किस केमिकल में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DDT। पहले आता था ना DDT का छिड़काव करने मच्छर को मारने के लिए, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने बैन कर दिया है। अब इसको नहीं छीटा जाता है क्योंकि इससे जितना फ़ायदा होता था उससे ज़्यादा इससे नुकसान हो जाता था। अब देखिए 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, इसी को उलट फेर करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका बेसिक पहले समझ लेते हैं हम लोग। आप लोग पढ़े होंगे कि खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे आते हैं पौधे और पौधों को हम लोग उत्पादक बोलते हैं। जो जानवर सिर्फ पौधा खाता है यानी कि शाकाहारी जानवरों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। अब इस शाकाहारी जानवर और साथ ही साथ इन पौधों को जो खाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता, जिसको हम लोग सर्वाहारी भी बोलते हैं। और फिर इसको जो खाता है ना, यानी कि जो सिर्फ जानवरों को खाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मांसाहारी, और ये होता है तृतीय उपभोक्ता।
सबसे ऊपर खाद्य श्रृंखला में यही होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, यानी कि पौधों को कौन खाता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाकाहारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। 20 नंबर में देखिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है। इसमें बोला है कि भूमिगत जल का उदाहरण कौन है इन चारों में से। भूमिगत जल का मतलब क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर का सोर्स यहाँ पे पूछा गया है। तो अंडरग्राउंड का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर का पानी। जमीन के अंदर का पानी सिर्फ हम लोग को कुआं से ही मिलता है। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके अलावा जितना भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अगर आप उसको देखिएगा तो नदी का पानी जमीन के ऊपर होता है, समुद्र का पानी भी जमीन के ऊपर होता है और तालाब का पानी भी जमीन के ऊपर होता है। अगले प्रश्न में पूछा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको डार्विनवाद कहते हैं। और उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि डार्विनवाद क्या होता है, तो आपको टिक करना पड़ेगा कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विनवाद बोलते हैं। अब देखिए 22 नंबर में उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दिया गया है। इसमें बोला है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग देखे थे कि हरे पौधों को हम लोग उत्पादक बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर में पूछा है कि अंडोत्सर्ग का कारण है, यानी कि ओव्यूलेशन का क्या कारण होता है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो ओव्यूलेशन जो है ना वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, जिसको शॉर्ट में LH बोला जाता है। ये फीमेल्स में होता है। और यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है, यानी कि पैनक्रियाज में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका काम क्या होता है वो भी आप याद कर लीजिए। लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं ना वो एक ऐसे हार्मोन्स बनाती है, ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करके रखती है। ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाएगी ना हमारे शरीर में तो भी हमें नुकसान होगा, और ग्लूकोज की मात्रा अगर घट जाएगी तो भी हमें नुकसान होगा। तो उसको मेंटेन करने का काम यही इसी के द्वारा बनाया गया हार्मोन करता है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयोडीन का होना आवश्यक है। आयोडीन के बिना थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो सकता है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है, यानी कि ग्वाइटर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। कहाँ पर निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। जब आप लोग न्यूरॉन के बारे में डिटेल में पढ़े होंगे ना तभी आपको निश्चल कणिकाओं के बारे में भी पढ़ाया गया होगा। अब 27 नंबर को देखिए। इसमें पूछा है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, कितना वजन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 kg से लेकर 1.4 kg तक मानव मस्तिष्क का वजन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंसों द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको याद रखना है कि चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, जब हम लोग लेंस लगाकर उसका निवारण करेंगे ना तो लेंस के द्वारा हमारे आँखों के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर पूछा है ना, तो यहाँ पर लेंस तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। तो सी और डी तो हम लोग का ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। तो साइड मिरर जो होता है ना गाड़ी के जो बगल में लगा होता है जिससे कि हम लोग पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वस्तु के हाइट से छोटा बनता है, और इसी कारण से पीछे से आने वाला जो गाड़ी सब होता है बहुत सारी गाड़ियों को हम लोग एक छोटे से दर्पण में देख पाते हैं। अब देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें पूछा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से। तो आपको याद रखना है कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में अभी हम लोग पढ़े ना। उत्तल दर्पण कहाँ पे लगा होता है, गाड़ी के पीछे से आने वाली गाड़ियों को जो हम लोग देखते हैं गाड़ी में लगा होता है पीछे का देखने के लिए, वो होता है उत्तल दर्पण।
तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है ना, दोनों हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। यहाँ पर हम लोग डी को टिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण है, दोनों में अंतर है, लेंस और दर्पण अलग अलग होता है। तो ये दोनों आपस में भाई है। जैसा अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है ना, वैसा ही प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है। 31 नंबर देखिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ना, जूल होता है। अब देखिए, आपसे अगर कार्य का एसआई मात्रक पूछे ना, यहाँ पर ऊर्जा की जगह अगर कार्य होता तो कार्य का एसआई मात्रक भी जूल ही होता है। आपको दोनों चीज़ याद रखना है। 32 नंबर में देखिए पूछा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आकाश का रंग जो नीला होता है ना, वो प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा। प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। अब देखिए 33 नंबर में पूछा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। मतलब हम लोग अपने आँख के पास कम से कम कितना दूर तक किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसी वस्तु को रखेंगे, ताकि वो हमें साफ साफ दिखाई दे। तो आप देखिएगा, अगर आप आँख के नज़दीक किसी वस्तु को ज़्यादा पास ले आएंगे ना, तो आपको दो गो दिखने लगेगा। तो एक दूरी होता है जिससे नज़दीक हम लोग किसी वस्तु को नहीं ला सकते हैं। अगर उससे नज़दीक लाएंगे तो साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा। और वो जो दूरी होता है ना, वो होता है 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, 25 मीटर बहुत ज़्यादा दूरी होता है। तो मीटर सेंटीमीटर में कंफ्यूज करके गलत नहीं करना है। 25 सेंटीमीटर होता है न्यूनतम दूरी, आपको अच्छे से याद रखना है। 34 नंबर में देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। इसमें बोला है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी हम लोग को दे दिया गया है कितना, 50 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या बोला है, उसकी क्षमता होगी, यानी कि उसका पावर के बारे में हम लोग से पूछा गया है। पावर इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे कि पावर बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। और इसमें जब हम लोग फिट कर देंगे तो हम लोग को पावर मिल जाएगा। फोकस दूरी यहाँ पे कितना है, 50 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मीटर में इसको रखना है। सेंटीमीटर में अगर रखेंगे तो गलत आंसर आएगा। इसको मीटर बनाएंगे तो कैसे, 100 से डिवाइड करके 100 से भाग देंगे तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे 1/0.5 मीटर बराबर हो जाएगा 2 पर मीटर। मीटर नीचे था ना, इसलिए पर मीटर। और पर मीटर को हम लोग डायोप्टर लिखते हैं, 2 डायोप्टर। लेकिन यहाँ पर 2 एक जगह माइनस में दिया है और एक जगह प्लस में दिया है। इसके लिए आप याद रखिए कि उत्तल लेंस का जो पावर होता है ना, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग का सही आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देते ना, तो गलत आंसर हो जाता। 35 नंबर में पूछा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि प्रिज्म में टोटल 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा। प्रिज्म कैसा होता है, कुछ इस तरीके का प्रिज्म होता है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे। तो 4 सतह तो इधर से हो गया, 1 2 3 4, और एक नीचे में सतह जो कि जमीन में सटा हुआ है। इस तरीके से टोटल 5 सतह होता है। 36 नंबर में पूछा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे आंख में जो लेंस होता है ना, उसका फोकस दूरी बदल सकता है। तभी तो हम लोग दूर के चीज़ पर भी फोकस कर पाते हैं और नज़दीक के चीज़ पर भी फोकस कर पाते हैं। हम लोग को ब्लर देखने को नहीं मिलता है। और ये होता है किसके कारण से, ये होता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। इसके कारण से क्या होता है कि हमारे आँख के लेंस का फोकस दूरी बदल सकता है। ये हमारे आँख के लेंस को फैला भी देता है। जैसे कि नॉर्मली अगर हमारे आँख का लेंस ऐसा है, तो इसको फैलाकर इसका फोकस दूरी को घटा भी सकता है, और इसको पूरा पतला बनाकर इसके फोकस दूरी को बहुत बढ़ा भी सकता है, जिससे कि हम लोग नज़दीक के वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं और बहुत दूर के वस्तुओं को भी बहुत आसानी से देख पाते हैं। 37 नंबर में पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूछे या अपवर्तन के बारे में पूछे, उसका सिर्फ 2 ही नियम है, और दोनों नियम के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है फोटोग्राफिक कैमरा में, वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर दर्पण वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा, जो कि सी और डी में दिया गया है। सिर्फ लेंस वाला ही सही होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है
कि फोटोग्राफिक कैमरा में जो अभिदृश्यक होता है ना वो उत्तल लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही होगा। 39 नंबर को देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो ये हो गया हम लोग का कैसा दर्पण, अवतल दर्पण, और इस पर हम लोग को किरण को लंबवत लाना है, तो ये आ गया लंबवत। आप लोग पढ़े होंगे कि लंबवत जब भी किरण आता है तो परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से ही होकर गुजरता है। तो यहाँ पर हम लोग का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फोकस से गुजरेगी। अब देखिए 40 नंबर को थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। एक वर्णी किरण कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ण हो, यानी कि एक ही रंग हो। प्रिज्म के बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं कि यदि प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो वो प्रकाश की किरण क्या होती है, अलग अलग वर्ण में बट जाता है। लेकिन अगर एक वर्णी किरण ही जाए तो वो कैसे बटेगा, उसमें तो एक ही वर्ण है ना। अगर उसमें एक से अधिक वर्ण होता तब ना अलग अलग वर्णों में बट जाता, लेकिन एक वर्णी किरण जाएगा तो वो नहीं बटेगा, वो सीधे चले जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, यानी कि उसका डिस्पर्सन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। इसमें पूछा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। पवन विद्युत जनित्र कहने का मतलब क्या हुआ, हवा से चलने वाला जो पवन चक्की होता है ना, जिसके घूमने से बिजली बनता है, उसको घुमाने का काम मूलतः कौन करता है, गतिमान हवा करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी के कारण पवन चक्की चलता है और बिजली का निर्माण होता है। पवन चक्की को घुमाने के लिए हवा का गति कितना होना चाहिए, कम से कम आप ये भी याद रखिएगा, इसका गति कम से कम 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी पवन चक्की घूमता है और काम करता है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर हम लोग अवतल लेंस को वायु में रखेंगे ना तो उसका शक्ति हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगर हम लोग उत्तल लेंस को वायु में रखेंगे ना तो उस केस में उसका शक्ति क्या होगा, धनात्मक होगा। तो उत्तल के लिए क्या होगा, अवतल के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पर एक ही हम लोग को कंडक्टर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ग्रेफाइट ही करंट को फ्लो करने देता है, नहीं तो बाकी जितना यहाँ पे दिया है वो करंट को अपने से होकर जाने नहीं देता है। तो बी नंबर जो है यहाँ पे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में देखिए फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है। इसमें बोला है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर, यानी कि आर हम लोग को दे दिया गया है कितना, 1 मीटर। और क्या बोला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी कि एफ हम लोग को पूछा गया है कि क्या होगा। तो हम लोग पढ़े क्या थे, एफ बराबर होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर 1 मीटर का आधा हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 0.5 मीटर तो कहीं नहीं दिख रहा है, 50 मीटर यहाँ पे दिया है, तो इसको सेंटीमीटर बना देते हैं, 100 से गुना कर देंगे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे बी को टिक करेंगे, यही हम लोग का सही ऑप्शन होगा। 45 नंबर में पूछा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो ये तो हम लोग को पता है, लेकिन विचलित होकर किधर जाती है ये हम लोग को यहाँ पे पता लगाना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ग्लास स्लैब है, और अगर हम लोग प्रकाश की किरण को यहाँ से छोड़ेंगे ना, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये हम लोग का सघन माध्यम हो गया। सघन का मतलब क्या होता है, घना। ग्लास जो है, शीशा जो है वो घना माध्यम है, और हवा जो है वो विरल माध्यम है। तो यहाँ पे विरल लिख देते हैं, और ये भी हम लोग का विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी ना तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, कुछ इस तरीके से होगा। ये हम लोग का अभिलंब है, और यहाँ पर देखिए प्रकाश को सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन वो सीधा नहीं गया, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ झुक गया, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मुड़ गया। अब जब यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी ना तो यहाँ पर भी एक अभिलंब हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी तो उसको तो सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन सीधा वो नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अभिलंब से दूर चले गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में गई तो वो जो है ना अभिलंब से दूर चली गई। तो यहाँ पे हम लोग किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को, जिसमें कि अभिलंब से दूर दिया गया है।
43 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें पूछा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा हम लोग किससे बनाते हैं? जनित्र से बनाते हैं, यानी कि जनरेटर से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को बताना है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है, यानी कि सबसे पुराना स्रोत कौन है। तो यहाँ पर सबसे पुराना स्रोत जो है ना वो है कोयला। बहुत पुराने समय से ही हम लोग कोयला का इस्तेमाल ऊर्जा के निर्माण के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो अभी हम एक एग्जाम्पल आपको बताए थे जिसमें कि हम लोग देखे थे कि अगर कांच पर हम लोग प्रकाश की किरण को डालते हैं ना तो उसका रास्ता बदल जाता है। असली में ऐसे चले जाता ना, लेकिन यहाँ पर उसका रास्ता बदल गया, उसको एक नया रास्ता मिल गया। तो हम लोग बोलेंगे कि जब भी अपवर्तन होगा, यानी कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा, तो प्रकाश के रास्ते में हमें विचलन देखने को मिलेगा, यानी कि डेविएशन हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर में पूछा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। इन चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा ये हम लोग को बताना है। तो हमारे घर में जो विद्युत आता है ना वो दिष्ट धारा नहीं होता है, यानी कि डीसी नहीं होता है। अगर डीसी होता है ना हमारे घर का बिजली, तो हम लोग को उसको छूने से करंट नहीं मारता, जैसे बैटरी को छूने से करंट नहीं मारता है। लेकिन हमारे घर में आता क्या है? एसी आता है हमारे घर में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आता है। और कितना मात्रा प्रत्यावर्ती धारा हम लोग को मिलता है? 12 वोल्ट से कुछ नहीं चलने वाला है, 12 वोल्ट बहुत कम होता है। हमारे घर में मिलता है हम लोग को 220 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जो कि 220 वोल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन पे, जिसमें कि पूछा गया है कि जस्ता का परमाणु संख्या है, यानी कि जिंक का एटॉमिक नंबर हम लोग को बताना है। तो आपको याद रखना है कि जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। तो फाइनली यहाँ तक हमने 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि बिहार बोर्ड ने साइंस के मॉडल पेपर में दिया था। आई होप आपको सभी आंसर समझ में आ गया होगा और सभी आपको याद भी हो गया होगा। किसी भी टाइप का डाउट अगर रह गया तो आप मुझे कभी भी स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। जितने सारे स्टूडेंट ग्रुप है सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आपके क्लास के किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी चैप्टर का वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को जल्दी से बनाकर अपलोड कर दें। अभी तक मैंने जितने सारे मॉडल पेपर के सॉल्यूशन अपलोड किए हैं उसका वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।